चलो, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। फ्रिक्शन। सबसे पहले फ्रिक्शन का तो नाम तो सब सुने होंगे ना। ऐसा तो कोई नहीं फ्रिक्शन का नाम नहीं सुना है। क्या? फ्रिक्शन का नाम एकदम सब सुना होगा। तो सबसे पहला चीज, अभी जो हम लोग फ्रिक्शन जो पढ़ने वाले हैं, एक होता है एयर ड्रैग के कारण हम लोग को लगता है, वो वाला फ्रिक्शन नहीं। हम लोग फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन है ना, वो कॉन्टैक्ट वाला पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस। कि सरफेस के बीच में अगर कांटेक्ट हो, उनके बीच जो फोर्स लगता है, वो वाला फ्रिक्शन है यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर हम बेसिक चीज बात किया जाए, जो 9th 10th में हम लोग पढ़े थे, जैसे पढ़ते थे कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, वहां एकदम रट लिए थे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, इसके बारे में एकदम अच्छे से पढ़ना है। यानी यहाँ पर देखो दिक्कत क्या होता है। सबसे पहले ये पता लगाना होगा फ्रिक्शन लग रहा है नहीं लग रहा है। दूसरा चीज, कितना लग रहा है। तीसरा चीज, किधर लग रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फ्रिक्शन, जो फोर्स है वो कब लगता है। सबसे पहले ये बात करते हैं, उसके बाद ही आगे कुछ बात किया जाएगा। तो अगर तुमसे हम एक क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्या सामने वाले को बोलोगे ऐसा कि वो बोल दे कि हाँ फ्रिक्शन लगेगा, बताओ। ऐसा क्या डेफिनेशन दोगे कि फ्रिक्शन कब लगता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ये सबसे अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम्म। रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी होता है या रिलेटिव मोशन होता है। बाकी लोग तो समझ में आए क्या बोली। हाँ, क्योंकि ये, अच्छा, जब रगड़ाता है तभी फ्रिक्शन लगता है, या बिना रगड़ाते समय भी फ्रिक्शन लग सकता है? लग सकता है, लेकिन उतना नहीं लगता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि फ्रिक्शन कब लगता है। ठीक है, देखो इसको समझाते हैं हम बढ़िया से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इस, ये एक सरफेस है मान के चलो, और इसके ऊपर एक ऐसा कैप रखा हुआ। ठीक है, ये बॉडी का। अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या इस पर, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, आंसर क्या दोगे? तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना, एक कैप यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या इस बॉडी पर फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो आंसर क्या होगा? हाँ या ना? लग रहा है। ठीक है, चलो। किधर लग रहा है बताओ, डायरेक्शन तो होगा फ्रिक्शन का। अगर तुम बोल रहे हो लग रहा है, तो डायरेक्शन तो होना चाहिए। किधर होना चाहिए फ्रिक्शन का, किधर डायरेक्शन होगा, बताओ। बोलो। हाँ, एकदम आज ही स्टार्ट किया, अभी जस्ट स्टार्ट की। कल 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 ग्राफ पढ़ाए थे हम। वीडियो अपलोड कर ग्रुप में भेज दिए, देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ा। फ्रिक्शन सरकमफेरेंस पे निकला होगा, मतलब किधर, आगे पीछे, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, हर जगह। अच्छा, हर जगह लग रहा है। चलो, बाकी लोग फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल। देखो, बॉडी, देखो अगर हम देख रहे हैं कि अगर बॉडी रेस्ट पर है, तो हम बोलेंगे नॉर्मल ऊपर, mg नीचे। तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? तुम पीछे बोल रहे हो कि फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो बॉडी तो इधर चल जाना चाहिए, आगे लगेगा तो आगे चल जाना चाहिए। तो अभी कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगेगा हर जगह, चारों तरफ में। अच्छा, मतलब इसका कहना है कि चारों तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को एक बार क्लियर करते हैं सबसे पहले कि फ्रिक्शन कब लगता है। अगर कोई पूछे तो इसको ऐसे बताना है, ऐसे नहीं कि हर तरफ लग रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रिक्शन कब लगता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जब तुम्हारा एक ब्लॉक ऐसे रखा है, सिंपल, इस टाइप से, और हम उसके साथ कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, नेट फोर्स जीरो, तो बेचारा यहीं रुका रहेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं। फ्रिक्शन कब लगता है, समझना ध्यान से। जब दोनों सरफेस के बीच में कभी भी कांटेक्ट है ना, बिटवीन सरफेस,
उन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग का टेंडेंसी हो या फिर रिलेटिव मोशन। अब इसका मतलब क्या है, रिलेटिव टेंडेंसी? और वो टेंडेंसी का मतलब मन कर रहा है स्लिप करने का पर हो नहीं पा रहा है, और दूसरा रिलेटिव मोशन हो रहा है, दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो रहा है। ठीक है, अब यहां देखो, अगर हम इस ब्लॉक को ऐसे रखे हैं, क्या इसका किधर भी मन हो रहा है कि हम स्लिप मारे इधर उधर? क्या मन है इसका कहीं भी जाने का? बताओ। अगर हम एक ब्लॉक को रखें जमीन के ऊपर, उसका किधर भी टेंडेंसी नहीं, वो चुपचाप वहीं रहेगा। लेकिन अगर उसी को हम एक फोर्स लगा दें, इधर एक बड़ा सा बॉक्स है, उस पर हम फोर्स लगाएं, तो क्या अब बॉक्स का टेंडेंसी बन रहा है किधर जाने का? हाँ या ना? जा रहा, बनने हो रहा है। अब उसका यहां पर दो ऑप्शन हो सकता है कि या तो ये आगे बढ़ जाए, स्लिप कर जाए, और दूसरा स्लिप ना करे, वहीं पर रुका रहे। लेकिन अगर हम बोले कि अगर ये मूव नहीं कर रहा है, फिर भी इसका टेंडेंसी है कि नहीं जाने का, ये बताओ। अगर ये मूव नहीं भी करे तो इसका टेंडेंसी है कि नहीं जाने का? है, टेंडेंसी है। और अगर एक बार मूव कर गया तो क्या रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा। तो यानी कि अगर कोई पूछे कि फ्रिक्शन कब लगता है, तो सिंपल बोल देना कि जब सरफेस के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग का टेंडेंसी हो या फिर रिलेटिव मोशन हो, तब हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन एक्ट करता है, सबसे पहला चीज। ठीक है, तो यानी कि एकदम देखकर समझ जाना। जैसे कि एक और एग्जांपल दे, ठीक है, समझना ध्यान से, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ये ऐसा रखा हो एकदम हॉरिजॉन्टल, क्या अब इसका कोई है टेंडेंसी मोशन करने का या स्लिप करने का? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कोई फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर? बताओ, नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसी को अगर हम हल्का सा टिल्ट कर दें, समझना ध्यान से, अगर हल्का सा टिल्ट करके ऐसे 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 समझो, रोक के रखें, क्या अभी इसका टेंडेंसी है मूव करने का किधर भी? है। किधर है? नीचे की ओर आने का, है कि नहीं? तो यानी कि सबसे आसान तरीका कि फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, सबसे पहले उस पर देखो कि क्या उसका टेंडेंसी है किधर स्लिप करने का, या रिलेटिव मोशन है या नहीं, तब पता चल जाएगा फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। सबसे पहला चीज, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद और चीज देखते हैं कि अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, सब अच्छा, ये चीज हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन का, कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी और फ्रिक्शन एक फोर्स है, तो इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसको डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल, कि एक बड़ा सा बॉक्स रखते हैं और इधर एक पुश करते हैं इसको, मान के चलो 1 न्यूटन फोर्स से। ठीक है, तो एक मान लो यहाँ बड़ा सा बॉक्स है और इसको हम धकेल रहे हैं, कितना फोर्स है? 1 न्यूटन फोर्स से। और आगे ये नहीं बढ़ा, बहुत भारी था, नहीं बढ़ा आगे। तो अगर ये नहीं बढ़ा आगे, इसका मतलब ये रेस्ट पर है या मूव कर रहा है? रेस्ट पर है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम, तो नॉर्मल एमजी तो वर्टिकल में होगा। तो बताओ, इसको रेस्ट में रखने के लिए क्या कोई फोर्स इसको पीछे अपोज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? ये बताओ। कर रहा होगा, और यही तुम्हारा कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। अब मेरे को बताओ, इनको देखते हुए, इसको देखते हुए, यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? 1 न्यूटन। ठीक है, फिर एक काम किए कि चलो 1 न्यूटन से तो कुछ बात नहीं बना, थोड़ा फोर्स बढ़ा दिए, 2 न्यूटन, थोड़ा और कस के लगा, फिर भी मूव नहीं किया। तो अगर फिर भी मूव नहीं किया तो फ्रिक्शन अभी भी पीछे ही लगा होगा, हाँ कि ना? और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर मूव नहीं किया? तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन। यानी कि हम भी 2 न्यूटन किया, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन लग गया। थोड़ा और ताकत बढ़ाएं, 3 न्यूटन, फिर भी मूव नहीं किया, तो फ्रिक्शन कितना? 3 न्यूटन।
ठीक है, उसके, हाँ, उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा और जोर जैसे ही लगाया, थोड़ा सा, यानी 3 न्यूटन से हल्का सा ज्यादा किए, ठीक है, इफ फोर्स इज ग्रेटर देन 3 न्यूटन, ठीक है, बॉडी मूव्स, बॉडी मूव करके, ठीक है। इसका मतलब इन सारे प्रैक्टिकल को देखते हुए, मान के चलो हम एक प्रैक्टिकल ही किए, इन सारे प्रैक्टिकल को देखते हुए हम फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, इसको देखने के बाद, इस प्रैक्टिकल को देखने के बाद फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं प्रैक्टिकल करके, बोलो। इतना चीज करने के बाद उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ तो कमेंट कर सकते हैं ना, क्या कमेंट कर सकते हैं? क्या उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है या चेंज हो रहा है? क्या हो सकता है? चेंज हो रहा है। यानी कि सबसे पहले एक चीज दिमाग में डाल लेना है अभी से ही, कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यानी कि फ्रिक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, और वो क्यों चेंज कर रहा है? अच्छा, फ्रिक्शन क्या कर रहा है? उन सरफेस के बीच में वो क्या चाहता है? स्लिप करने देना चाहता है कि स्लिपिंग को रोकना चाहता है? क्या करना चाहता है? रोकना चाहता है। इसका मतलब वो अपना जो वैल्यू एडजस्ट कर रहा है, वो किसके कारण एडजस्ट कर रहा है? फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और वो वैल्यू अपना इसलिए एडजस्ट कर रहा है कि वो रिलेटिव स्लिपिंग होना, मतलब स्लिपिंग होना देना चाहता है कि नहीं होने देना चाहता है? क्या करना चाहता है? नहीं होना देना चाहिए। यानी हमेशा याद रखना कि अगर कोई बोले कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस, किसको अपोज करता है? वो मोशन को अपोज करता है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है? किसको अपोज करता है, एकदम अच्छे से बताओ। रिलेटिव मोशन। रिलेटिव का मतलब स्लिप, मतलब इन दोनों के बीच में वो फिसलने नहीं देगा, ठीक है। इट ऑल फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, ये हमेशा याद रखना। वो मोशन को अपोज नहीं करता, कभी अपोज नहीं करता। वो किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन। अगर हम चल पा रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन के कारण ही चल पा रहे हैं, यानी वो मोशन को हेल्प भी करेगा, मोशन को अपोज भी करेगा, लेकिन एक चीज को हमेशा अपोज करेगा। किसको हमेशा अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। यह हमेशा याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, फ्रिक्शन तुम्हारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और अपना वैल्यू एडजस्ट क्यों कर रहा है? वो स्लिपिंग नहीं होने देना चाहता, और वो हमेशा किसको अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन को ही अपोज करेगा। इतना चीज क्लियर है फ्रिक्शन के बारे में? क्या भी किसी को डाउट है? रिलेटिव मोशन, ठीक है। ये आगे हम जाके और क्लियर कर देंगे कि यहाँ हम रिलेटिव मोशन ही क्यों लिखे हैं, मोशन क्यों नहीं लिखे, ठीक है। अभी खाली इतना समझो, हम लोग जो चलते हैं वो किस, कौन सा फोर्स के कारण चलते हैं, बता। एक मिनट, आवाज आ रहा है सबको? हेलो? कोई कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा ना? ठीक है, वो पता नहीं। हाँ, चलो, ठीक है। अभी हम जो बोले कि हम लोग जो चल पा रहे हैं, वो कौन चल पा, मतलब कौन से फोर्स के कारण चल पा रहे हैं, ये बताना जरा। फ्रिक्शन। तो यहाँ देखो, फ्रिक्शन हमको हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है? हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम इसको जब धकेले, तो इसका मोशन को वो हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है। यानी फ्रिक्शन मोशन को हेल्प भी कर रहा है, अपोज भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज को हमेशा वो अपोज करेगा, और वो किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। हम जब चलते हैं तो हमारे पैर के बीच में स्लिपिंग होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? अच्छा, तुम कैसे स्लिप कर करके चलते हो? कैसे चलते हो? आराम से पैर रख रख के चलते हो ना? तो जब हम लोग चलते हैं तो पैर और सरफेस के बीच में स्लिपिंग होता है कि स्लिपिंग नहीं होता? स्लिपिंग नहीं होता। तो हमेशा याद रखना, स्लिपिंग नहीं होता इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता, ठीक है। इसको बारे में हम और क्लियर करेंगे आगे। अभी खाली इतना याद रखना कि फ्रिक्शन मोशन को हेल्प भी करता है, अपोज भी करता है, दोनों करता है, लेकिन रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है, हमेशा। इसको हम और क्लियर कर देंगे आगे का एग्जांपल्स में। अभी इतना में कोई दिक्कत कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। और फ्रिक्शन, अच्छा, डायरेक्शन के बारे में,
अपोजिट किसका अपोजिट? फोर्स के अपोजिट। ठीक है, ये कभी मत बोलना है। ठीक है, इसको पहले उतारो, फिर हम डायरेक्शन के बारे में हम बताएंगे। मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग बात कर लिए सब कुछ, अब डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। इसको पहले उतारो अच्छे से। टेंडेंसी का मतलब मेरा इच्छा कर रहा है और हम जा नहीं पा रहे। मेरा टेंडेंसी है इधर जाने का पर हम जा ही नहीं पा रहे। ठीक है, उसको बोलते हैं टेंडेंसी। जैसे इस ब्लॉक का इधर है जाने का मन, पर बेचारा नहीं जा पा रहा। ठीक है, और यहाँ अगर हम बिना फोर्स के अगर हम रुके हुए हैं, अगर यहाँ हम फोर्स नहीं लगाए, तो ऐसा कुछ टेंडेंसी नहीं है, बेचारा आराम से बैठा है, कहीं उसका जाने का इच्छा ही नहीं। फोर्स लगाएंगे तब इसका उधर जाने का टेंडेंसी। समझ में आया सबको? हाँ, उतार लिए सब कुछ? उतार लिए सब कुछ? चलो, अब इसके डायरेक्शन के बारे में कमेंट करते हैं। देखो, अगर इसका डायरेक्शन के बारे में अगर हम लोग पता करें, तो अगर ये बताओ कि अगर इस बॉडी पर फोर्स इधर लगा 10 न्यूटन, कितना भी फोर्स लगा ये मूव, तो इसका टेंडेंसी होगा कि नहीं जाने का? किधर भी होगा, राइट साइड जाने का टेंडेंसी होगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट साइड। यहाँ इधर, यहाँ तो साफ साफ दिखता है और दिमाग में बैठ भी जाता है कि फोर्स के अपोजिट लगता है। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल बनाए, जैसे ही कि इधर से 10 न्यूटन और इधर से 20 न्यूटन, अब क्यों? अब देखो ऐसे नहीं अब अब देखो ध्यान से देखो, अब ना, अब दिक्कत क्या है, अब जो समझ रहे हो कि फोर्स के अपोजिट, तो अब यहाँ पे दो दो फोर्स लग रहा है। तो हमेशा क्या बोलना है, समझना ध्यान से। 10 न्यूटन का मैं 20 न्यूटन ज्यादा, इसका टेंडेंसी किधर है मूव करने का? हमेशा टेंडेंसी देखो किधर है मूव करने का, टेंडेंसी लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फ्रिक्शन लगेगा वो राइट साइड लगेगा। बात खत्म। ठीक है, अब समझ रहा है। फोर्स के अपोजिट बिल्कुल मत बोलना। मान के चलो अब ऐसा केस आ गया, समझना ध्यान। 10 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन इधर और 30 न्यूटन इधर। अब बताओ किधर फ्रिक्शन लगेगा, सोच समझ कर। अभी भी राइट में लगेगा। तो हम यही बोल रहे हैं कि फोर्स मत देखो, सिर्फ टेंडेंसी देखो। ये 20 न्यूटन कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी जमीन तोड़ के अंदर घुसा देगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। 10 न्यूटन और 30 न्यूटन इसको देखो, तो मेन है कि इसका टेंडेंसी किधर है, लेफ्ट साइड जाने का, तो राइट साइड लगता है। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन का बात करें, तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू। ठीक है, अब किसके अपोजिट क्या बोलेंगे? आज जरूरी है कि ये अगर रुका हुआ होगा तो किधर बताओगे इसका मोशन किधर होगा? अच्छा, अच्छा, मतलब अगर ये 10 न्यूटन इधर है, 30 बहुत भारी बक्सा है, इधर 10 है इधर 30 है। हाँ, बताओ बताओ। नेट फोर्स के अपोजिट, ये हमेशा याद रखना। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू नेट फोर्स। और ये तब बोलना है व्हेन इट इज एट रेस्ट, यानी जब बॉडी रेस्ट पर है। अच्छा, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो उसमें फ्रिक्शन लग भी सकता है कि नहीं भी लग सकता, या दोनों कैसे हो सकता है? समझो ध्यान से। अगर बॉडी रेस्ट पर है, अगर बॉडी रुका हुआ है, अगर तुमको दिख रहा है वो बॉडी रुका हुआ है, तो उस बॉडी पर फ्रिक्शन लग भी सकता है कि नहीं भी लग सकता है? क्या बोलोगे? लग सकता है कि नहीं? यानी कि हम जो पहला वाला केस बताए थे, जब ऐसे रखे थे, तो वो भी रेस्ट पर है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। हल्का सा टिल्ट किए तो वो भी रुका हुआ है पर फ्रिक्शन लग रहा है। इसका मतलब जब बॉडी रेस्ट पर होगा तो फ्रिक्शन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है,
और वो हमेशा याद रखना कि जो फ्रिक्शन लगेगा वो हमेशा नेट फोर्स के अपोजिट लगेगा, या फिर बोल सकते हैं अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मोशन। ये भी बोल सकते हो कि जिधर टेंडेंसी है मोशन का उसके भी अपोजिट बोल सकते हैं। जैसे यहां पर व्हेन इट इज एट रेस्ट, मतलब कि जब जैसे यहां पर मान के चलो ये बोला हुआ है कि ये बॉडी रुका हुआ है, और जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन रोका होगा इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर देखने के बाद अगर हम देख रहे हैं नेट फोर्स किधर है, तो इधर तो बैलेंस मार जाएगा, इधर तो नेट फोर्स जीरो होगा। क्या हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो होगा क्या? देखो तो नहीं होगा। तो नेट फोर्स किधर है? लेफ्ट साइड में होगा कि राइट साइड में होगा? किधर है नेट फोर्स का डायरेक्शन? लेफ्ट साइड है। तो फ्रिक्शन हमेशा नेट फोर्स के अपोजिट लगता है। वही चीज लिखे कि जब बॉडी रेस्ट पर हो तो या तो बोल दो कि नेट फोर्स के अपोजिट लगता है, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका टेंडेंसी किधर है जाने का? लेफ्ट साइड। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट साइड। दोनों केस बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। ये चीज क्लियर हुआ सबसे पहले? ठीक है, ये चीज हो गया। इसको उतारो पहले, फिर और बताते हैं फ्रिक्शन के बारे में। पहले क्या बोल रहे हो? आगे अभी बताएंगे बताएंगे बताएंगे, पहले इतना उतारो ना, फिर अभी और बताएंगे। अभी तो रेस्ट हुआ ना, इतना उतारो पहले, फिर और बता रहे हैं। इसलिए पहले बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन के बारे में पहले जान लेते हैं अच्छे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया से। हो गया ना? चलो, अब बात करते हैं कि ये सरफेस में एक बॉडी इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मान के चलो यहाँ स्लाइड कर रहा है। तो अब बताओ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट साइड हो, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा होगा। यानी कि सिंपल बोलेंगे, जब बॉडी रेस्ट पर है तो यहां देख के बता सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट होगा या नेट फोर्स के अपोजिट होगा। और जब बात करेंगे कि व्हेन बॉडी इज इन मोशन, तो जब बॉडी मोशन में होगा तब फोर्स वोर्स कुछ नहीं देखना है। अगर बॉडी मोशन में है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि अब पिक्चर कितना क्लियर है कि जब बॉडी मोशन में होगा तो डायरेक्ट फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट, बात खत्म। और जब बॉडी रेस्ट पर है और उसका टेंडेंसी है मूव करने का, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? टेंडेंसी ऑफ मोशन के जस्ट अपोजिट या फिर नेट फोर्स के जस्ट अपोजिट। मोशन में फोर्स का बात ही नहीं करना है, तुम किधर भी फोर्स लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन लगेगा किधर? मोशन के अपोजिट। ये हमेशा याद रखना। याद रखोगे? ये पहला और ये दूसरा समझ में आया सबको? हाँ, ठीक है। तो मोशन में फोर्स का जिक्र ही नहीं करेंगे, मोशन में होगा तो हमेशा मोशन के अपोजिट। और अगर बॉडी रुका हुआ है और उसका टेंडेंसी है तो हमेशा नेट फोर्स के अपोजिट या टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट। ये पूरा फ्रिक्शन का कहानी है। और फ्रिक्शन हमेशा मतलब उसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है कि सेल्फ एडजस्ट करता है? क्या रहता है? सेल्फ एडजस्टिंग। बस इतना चीज हमेशा दिमाग में रखना, हमेशा। तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको मिटाएं सबसे पहले। चलो, अब आते हैं कि जैसे हम लोग वो प्रैक्टिकल जो किए तो वहां देखे कि फ्रिक्शन वैल्यू एडजस्ट कर रहा है कर रहा है कर रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आया, जैसे याद करो यहाँ पर पिछला में फ्रिक्शन पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर उसके बाद बढ़ा तो उसके बस का बात नहीं था, स्लिप मार गया। इसका मतलब वहां से एक और चीज समझते हैं कि फ्रिक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि फ्रिक्शन के पास एक मैक्सिमम वैल्यू जहां तक वो लगा सकता है? क्या
ठीक है, और उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझे? जैसे एक दो तीन, तीन के बाद वो बेचारा नहीं बढ़ पाया, तो वही तीन उसका मैक्सिमम वैल्यू था और उसी को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और याद रखना, किसी भी फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी सरफेस का, उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। जहां एन क्या है जी? बताओ क्या है एन? नॉर्मल। बॉडी अगर कांटेक्ट में होगा तो पक्का बात है नॉर्मल होगा, वही वाला नॉर्मल है। और इस म्यू को क्या बोला जाता है? पढ़े होगे स्कूल्स वगैरह में, पढ़े हो कि नहीं? इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको उतारो सबसे पहले। ठीक है, तो एक चीज और यहां हम लोग पढ़े फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद वहीं तक स्टॉप है। ठीक है, उसके बाद वो अपना फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ा नहीं सकता है। और फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होता है? म्यू इंटू एन। ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। क्या कैलकुलेट करने का? फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का नहीं, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का। इसको उतारो। समझ में आ रहा सबको? आवाज आ रहा सबको बढ़िया से? हाँ चलो बढ़िया। ठीक है, इसको मिटाएं और एक पहला क्वेश्चन दे सबको, इतना समझाने के बाद। चलो, ठीक है, और अपना आंसर निकाल के एकदम शांत रहना है, एकदम चिल्लाना नहीं है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन फ्रिक्शन पर। एक बॉडी है 5 kg का, और यहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4। ठीक है, और इधर से लगा रहे हैं 15 न्यूटन। ठीक है, इधर से 15 न्यूटन फोर्स लगाएं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4। तुमको ये बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, आंसर निकालो और कॉपी में लिखे रहना, कुछ चिल्लाना मत, हम पूछेंगे तब आंसर बताना। सबसे पहले सब कॉपी में निकालो। चलो, सबको निकाल लिए आंसर ना अपना अपना? क्या? चलो, किसका किसका फ्रिक्शन का वैल्यू 20 न्यूटन आया? किसी का? हाँ चलो, वो आया, हाँ एकदम आया होगा, क्योंकि सब कोई निकाले होगे। हाँ, क्योंकि सब कोई लिखे होगे फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। और हाँ देखो, समझो पहले, म्यू सबको डालने होंगे 0.4, और इस केस में नॉर्मल ऊपर और 50 नीचे, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा? 50, 20। लेकिन अब समझो, जो अपना आंसर 20 दे रहे हैं, समझो ध्यान से, ये फॉर्मूला फ्रिक्शन निकालने के लिए था कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले थे? किसका फॉर्मूला था? मैक्सिमम। यानी कि अब तुम इसको ऐसे समझो कि इस 5 kg के पास मैक्सिमम ताकत है 20 न्यूटन तक का रोकने का, मैक्सिमम ताकत है उसके पास, और उसको कितने फोर्स से धकेला जा रहा है बताओ? 15 से।
तो मेरे को ये बताओ, अगर कोई हमको 15 न्यूटन से धकेले और मेरे पास 20 न्यूटन तक का पावर है रोकने के लिए, ठीक है, तो हम क्या 20 न्यूटन लगा देंगे पूरा का पूरा? नहीं। तुम खुद सोचो कि अगर ये ब्लॉक 20 न्यूटन लगा देगा तो ये ब्लॉक इधर ही नहीं भाग जाएगा? मतलब इधर धकेला और ब्लॉक बोल रहा है कि हम पीछे ही भाग रहे हैं, ऐसा होगा क्या कभी? बताओ, तुम ही बताओ। फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम क्या था? रोकने का काम है उसका। तो मेरे को बताओ, इसको रोकने के लिए वो कितना अप्लाई करेगा? 15 न्यूटन। यानी कि तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो 20 है, ठीक है, लेकिन मेरा फ्रिक्शन जो लगेगा वो 20 न्यूटन नहीं लगेगा, मेरा फ्रिक्शन कितना लगेगा? 15 न्यूटन। और ये बॉडी मूव करेगा कि रेस्ट पर रहेगा? क्या होगा? रेस्ट पर रहेगा। समझ में आया? इसलिए बोले फ्रिक्शन बहुत मजेदार चैप्टर। हाँ तभी ना। हाँ, तुमको तो ये तो निकालना ही होगा ना, तुमको तो पहले पता करना होगा ना कि मेरे पास कितना मैक्सिमम, लिमिटिंग पावर कितना है मेरे पास मैक्सिमम। तो मेरे पास 20 न्यूटन पता चल गया, ये तो निकालना होगा, हर केस में निकालना होगा। फिर तुमको देखना है, एनालाइज करना है कि अच्छा इस पे जो फोर्स लग रहा है 15 है और मेरे पास 20 रोकने का ताकत है और मेरा काम है सिर्फ रोकना। तो उस 15 को रोकने के लिए हमको 15 लगाना होगा, रुक गया बस। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? 15 न्यूटन। यहाँ इस क्वेश्चन में किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, कुछ भी डाउट, हाँ या ना? किसी को कुछ बोलते ही नहीं जी तुम। पक्का ना? चलो हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी में इधर लगा दिए हम 25 न्यूटन, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, इधर से 15 उधर से 25। अब बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 न्यूटन। चलो ठीक है, बाकी लोग बताओ। 10 होगा पक्का ना? हाँ। सबसे पहले तो तुमको वो चीज कैलकुलेट करना ही है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना ही है। म्यू इंटू एन, म्यू हो गया 0.4 और ये हो गया 50। तो मैक्सिमम तो 20 न्यूटन जो कैलकुलेट कर रखे थे कि मैक्सिमम 20 है। अब देख रहा है कि एक साइड 15 एक साइड 25। अब ये मत सोचना कि 25 है तो 20 नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले उस बॉडी का देखो कि उस पर नेट फोर्स कितना है। तो इस बॉडी का टेंडेंसी किधर होगा, लेफ्ट साइड की राइट साइड? जल्दी बताओ, किधर है टेंडेंसी? लेफ्ट साइड जाने का। तो लेफ्ट साइड जाने, हाँ बाएं साइड के जो जाने का प्रोबेबिलिटी है, इसका टेंडेंसी जो है वो कितने के नेट फोर्स से जाने चाह रहा है? बताओ। 15, 10, 10 न्यूटन। तो यानी कि 10 न्यूटन के नेट फोर्स से इधर जाना चाह रहा है और मेरे पास मैक्सिमम ताकत है 20 न्यूटन। तो यहां से ये तुम सीख सकते हो कि फ्रिक्शन सबसे पहले ही लग जाता है कि एकदम लास्ट में सब कुछ एनालाइज करने के बाद लगता है? कब लगता है फ्रिक्शन? आखिरी में। मतलब फ्रिक्शन तुम ऐसे समझना कि सब कुछ देख लेगा, पहले सीन वीन सब देख लेगा कि अच्छा तुम इधर लगा रहा इधर लगा रहा, ठीक है। लास्ट में वो देखेगा कि इस पूरे बॉडी पर नेट फोर्स कितना है, तो पता चला 10 है। तो उस 10 को रोकने के लिए वो सिर्फ कितना लगाएगा इस साइड? 20 लगाएगा कि सिर्फ 10 ही लगाएगा? 10 लगाएगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया 10। समझ में आया? चलो अब थोड़ा एक लेवल, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रिक्शन में, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों का गलत होगा, ठीक है। तो डरने का बात कुछ नहीं है, गलत होगा होगा देखा जाएगा, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं इस क्वेश्चन को, और इसी क्वेश्चन से बहुत कंसेप्ट सीखोगे। एक एक क्वेश्चन में ही, सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट है, ठीक है। एक ब्लॉक है, ठीक है, और फोर्स अब ऐसे लगा रहा है एंगल 45 डिग्री पर, और कितना फोर्स लगा रहा है? 20√2 न्यूटन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल नहीं धकेल रहा, आप एंगल पे धकेल रहे हैं 20√2 न्यूटन, ठीक है। और ये वही 5 kg का है। अब म्यू का वैल्यू है 0.3, ठीक है। चलो क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। और ये भी बताना है बॉडी विल मूव और नॉट। चलो इस क्वेश्चन में हम आराम से तुमको 3-4 मिनट देंगे बनाने के लिए। क्या क्या?
20 न्यूटन। मतलब कि तुम्हारा कहना है कि फ्रिक्शन लगेगा 20 और रेस्ट पर रहेगा। चलो एक आंसर ये है, बाकी लोग देखो। हम देखो, हम ये नहीं पूछ रहे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, हम ये पूछ रहे हैं कि इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन कितना है मैक्सिमम, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको मेरा कहना है कि ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा और बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा। 15 फ्रिक्शन और मूव करेगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन किसी का? फ्रिक्शन, कुछ और किसी का? हाँ, हाँ 15 लिखा हुआ है। और मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, चलो करेगा। और कोई ऑप्शन किसी का आ रहा हो? नन क्या आ रहा है बताओगे तब ना, ऐसे थोड़ी नन ऑफ द अबव हम लिख देंगे। हाँ क्या आ रहा है तुम्हारा? हाँ तो ठीक, तो फिर नन ऑफ द अबव का ही लिखे हुए। चलो चलो अब देखते हैं, ठीक है। मतलब 5 न्यूटन से बॉडी मूव करेगा। हाँ मतलब यही तुम्हारा बी ऑप्शन ही है शायद ना। चलो देखो, हाँ अब ध्यान से देखो कि इसमें हम लोग कैसे फंस गए और हमसे क्या गलती हुआ। ध्यान से समझना, और इसी क्वेश्चन में बहुत चीज सीखने को मिलेगा। और पता है जो चीज तुम लोग को पढ़ा रखे है ना, ये पढ़ा रहे, विश्वास करोगे ये सारा कुछ हम 10th क्लास में पढ़ा दिए थे बच्चा। जो एनटीएससी के लिए पिछले साल पढ़ रहा था ना, इसमें है शायद कोई पिछले क्लास का, 10th क्लास का है कोई पिछले साल का? हाँ ये सब पढ़ा दिए थे ना शायद। हाँ, ठीक। तो देखो यही चीज फायदा होता है कि पिछले साल जो लोग 10th में जो है, जो 10th में ही पढ़ रखा है, तो अभी उन लोग को मजा आ रहा है। और शायद तुम्हारा आंसर यही है ना, 20 और रेस्ट पर ना। हाँ अब देखो कि बाकी से इसका आंसर अलग क्यों आया, समझना ध्यान से, है ना। कि जब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, इतना तो सबको पता चल गया होगा कि बॉडी इसी डायरेक्शन में कहीं मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में। तो फटाफट सब 20 का दो कंपोनेंट कर दिए होंगे, किए कि नहीं किए सब? 20 20। तो एक 20 जाएगा हॉरिजॉन्टल में और एक 20 जाएगा वर्टिकल में, है कि नहीं? यानी एक 20 इधर और एक 20 नीचे। ये सब कोई किए होंगे। नॉर्मल ऊपर और एनजी नीचे, ये सब कोई किए होंगे। ठीक है। उसके बाद हम बोले थे कि सबसे पहले तुम लोग करो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, क्योंकि बिना मैक्सिमम वैल्यू निकालने से मतलब बात बनेगा ही नहीं। तो फ्रिक्शन का मैक्स, हाँ अब तो सब समझ में आ जा रहा होगा धीरे धीरे, ये गलती सब समझ में आ रहा होगा। फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.3। अब गलती तुम लोग क्या किए, क्योंकि तुम लोग के दिमाग में बैठा है कि नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर होता है? एनजी के बराबर होता है। आधे लोग यहाँ लिख दिए 50। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर मेरा कंडीशन क्या बना, नॉर्मल 50 के बराबर होगा कि नॉर्मल 70 के बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 70 के बराबर होगा। बस यही सब में छोटा छोटा चीज सीखना है। तो मेरा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया देखो तो? 21। अब अगर फ्रिक्शन का मैक्सिमम ताकत मेरे पास 21 है, तो बताओ मेरे को कितने के नेट फोर्स से खींचा जा रहा है? 20 से। तो क्या 21 उसको रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा? रोक लेगा। और कितने के फोर्स से रोकेगा? 20। यानी कि 20 पर रहेगा और रेस्ट पर रहेगा। ये आंसर सही है। समझे? तो अब एक देखो, इस कंसेप्ट से क्या सीखे वो चीज दिमाग में डालो। कभी भी ये मत सोचना कि नॉर्मल हमेशा एमजी होता है, कभी नहीं। क्वेश्चंस में देखो कि नॉर्मल किसके बराबर हो रहा है, उसके बाद ही अप्लाई करके लिखना है। ठीक है, चलो इसको उतारो, फिर से हम एक नया क्वेश्चन देंगे, फिर दिक्कत होगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखोगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, पर हर क्वेश्चन में सीखो कुछ ना कुछ। इसको उतारो फटाक से, फिर क्वेश्चन देते हैं।
चलो इसको मिटा दें। चलो एक चांस और देते हैं, और ये शायद बना लोगे, हमको जहां तक भरोसा है तुम लोगों को। अब इसको ऐसे खींचा जा रहा है 20√2 से, ठीक है। म्यू का वैल्यू 0.8, और ये है 5 kg का। 5 kg रहने देते हैं, और ये 0.5 कर देते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन, फ्रिक्शन कितना लगेगा और बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा। चलो एंगल वही 45 डिग्री। मूव करेगा बॉडी, चलो ठीक है। और फ्रिक्शन कितना, 15 न्यूटन। चलो बढ़िया। हाँ चलो वही चीज है। हाँ सीखो जितना जल्दी हो सके, गलती ढूंढो और सीखो। ठीक है देखो ध्यान से, जब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस 20 का दो कंपोनेंट होगा, एक 20 इधर, एक 20 इधर, नॉर्मल ऊपर और mg, ठीक है। तो अगर हम फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू है 0.5। अब बताओ नॉर्मल 50 होगा या नॉर्मल का वैल्यू कुछ घटेगा, कितना होगा, 30 होगा, बिल्कुल सही। तो अब मेरे पास फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आया 15 न्यूटन, यानी मेरा मैक्सिमम ताकत था 15 का, ठीक है। और मेरे को घिंचा कितने फोर्स से जा रहा है, 20 से। तो क्या क्या हम 20 को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। लेकिन फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम ताकत लगा दिया होगा कि नहीं लगा दिया होगा, ये बताओ। ये अपना पूरा 15 लगाएगा कि नहीं लगाएगा, क्या जी, लगाएगा। यानी कि एक चीज यहां पर एक और चीज समझना है, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स मूविंग या व्हेन बॉडी इज इन मोशन, सिंपल हम बोल सकते हैं कि जब भी बॉडी मोशन में होगा, फ्रिक्शन इज ऑलवेज मैक्सिमम। क्योंकि एक बार वो बॉडी अगर मूव कर गया, इसका मतलब फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम ताकत लगा चुका होगा, क्या जी, फिर भी उससे नहीं रुका। इसका मतलब जब भी बॉडी मोशन में होगा, याद रखना फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम लगेगा। अब बताओ कि ये बॉडी मूव करेगा कि रेस्ट पर रहेगा, क्या होगा, मूव करेगा। और मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसका एक्सेलरेशन भी होगा, क्या। अब इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, बोले ना, अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इस डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखा था, हम बोल सकते हैं 20 - 15 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 5 इज इक्वल टू 5a। तो a का वैल्यू कितना आ गया, समझ में आया कि नहीं आया सबको, ये बताओ। तो हर हर चीज से एकदम फ्रिक्शन के बारे में सीखना है बस, और कुछ है। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, अब एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं लेवल में। हाँ इसको उतार लो अच्छे से। इसीलिए क्वेश्चन को रटो मत, खाली कंसेप्ट रटो। इतना कंसेप्ट अगर सीख गए ना तो फ्रिक्शन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं कि एससी वर्मा का हम क्वेश्चन देते हैं। अब तुम लोग का काम रहेगा बनाना, और कुछ नहीं। हम पहला क्वेश्चन देते हैं एचसीवी का, और देखो कि तुम लोग बना पाते हो कि नहीं बना पाते।
उतार लो तब तक। उतार लिए बहुत अच्छा। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, और साथ में बनाते हैं कुछ ऐसा सीन। 3 kg 2 kg म्यू का वैल्यू 0.5। ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये बताओ क्या ये सिस्टम रुका रहेगा कि मूव मारेगा? देख कर बताओ अच्छे से, या फिर सॉल्व वॉल्व करके देखो अच्छे से। मूव करेगा? क्या सोच के बोल रहे हो मूव करेगा? इधर 3 इधर 2 इसलिए, या कुछ और? चलो एक काम करते हैं, जिसको ये लग रहा है उसको उल्टा कर देते हैं। चलो अब बताओ। क्या ये मूव करेगा कि रुका रहेगा? देखो देखो अच्छे से देखो, बढ़िया से कौन पेन कॉपी चला के देखो और बताओ कि ये रुका रहेगा या मूव करेगा। मूव करेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ऐसे मत बोलना कि इधर हल्का इधर भारी है, ऐसे कुछ नहीं। सब हम फोर्स से बताएंगे। बताओ इधर इसका mg 20 न्यूटन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा। तो तुम पहले ये समझो कि यहां पर मेरा फ्रिक्शन का मैक्सिमम ताकत कितना होगा, तो म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू 0.5, और बताओ इस केस में नॉर्मल कितना होगा इस 3 kg पर? तो इसी होगा। तो यहां पर फ्रिक्शन का मैक्सिमम ताकत आ गया 15 न्यूटन। अब तुम थोड़ा सा समझो कि इसके पास रोकने का ताकत है 15, और इधर से हमको खींचा कितने फोर्स से जा रहा है, देखो तो कितने फोर्स से खींचा जा रहा है, 20। तो मेरे को ये बताओ कि अगर इधर से 20 से खींचा जा रहा, मेरे पास ताकत 15 ही है, तो क्या ये सिस्टम रुका रहेगा कि मूव करेगा? मूव करेगा। तो सबसे सबसे पहले हम यहाँ निकाल लिए कि ये मूव करेगा सबसे पहले। अब जब हमको पता चल गया कि मूव कर रहा है, तो क्या यहाँ पर फ्रिक्शन लगा दे मैक्सिमम, हाँ या ना? लगा दिए। और इधर आगे लगा दिए टेंशन, ऊपर लगा दिए टेंशन। अब बताओ ये अगर नीचे ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये भी आगे ए एक्सेलरेशन से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। बस उसके बाद पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है। बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे, इसको देखकर क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, हम यहाँ लिखते हैं। क्या लिखोगे? T1 इज इक्वल टू, देखो इस पर क्या लिखेंगे, देखो एक्सेलरेट कर रहा है ना। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो शॉर्टकट आराम से, लेकिन हम स्कूल में कैसे करेंगे, तो 20 - t नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पे बॉडी किधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं T - 15 इज इक्वल टू 3a। दोनों को सॉल्व कर लो, टी टी गया, इधर आ गया 5 इज इक्वल टू 5a, फिर से a का वैल्यू कितना आ गया 1। एक तरीका ये है, अगर इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करना है एक लाइन में, क्या यही सेंस ऑफ मोशन है, देखो तो, हाँ या ना? तो इस सेंस में 20 हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है? हेल्प कर रहा है। और ये 15 हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो 20 में से 15 गया, कितना बचा, 5। और टोटल मास कितना है, 5। आंसर कितना आ गया? समझ में आया कि नहीं आया सबको, ये बताओ। बस तो इसलिए बोले, देखो जिसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझ में आ चुका है ना, फ्रिक्शन उसके लिए अब कुछ नहीं है। बस फ्रिक्शन के बारे में कंसेप्ट सीख लो, फ्रिक्शन कब लगता है, कितना लगता है, मैक्सिमम लगेगा नहीं कि एडजस्ट मारेगा, क्या होगा वो तुमको सोचना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे। अभी भी तुमको नॉर्मल में दिक्कत है?
हाँ, इतना क्या हो गया तुम्हारा नॉर्मल। ठीक है, चलो एक इसको उतार लो, और एक हम एक फाइनल क्वेश्चन और देते हैं एस सी वर्मा का। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। चलो इसको जल्दी उतारो, और ये क्वेश्चन तुमको खुद बनाना है। इसमें हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। उतार लिए सब कुछ। चलो, अब एक क्वेश्चन हमको बना के दिखा दो, हम भी खुश, है ना, तुम भी खुश। ये क्वेश्चन है एससीवी का, क्वेश्चन नंबर 13। एक तरफ है 15 kg, एक तरफ है 5 kg, और इसका है 5 kg। और यहाँ फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। म्यू का वैल्यू कितना दिया है? 0.2। चलो, हमको एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, और टेंशन बताओ कितना होगा, जितना जल्दी हो सके। हाथ पैर एकदम अच्छे से मूव करो फटाफट। एक्सेलरेशन 4.5। चलो ठीक है। टेंशन देखो। चलो, बताएं फिर, हो गया सबका? क्या? चलो रुक जाते हैं।
कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में ही कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में ही रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं एक बार फटाफट, है ना। इधर देखो, देखो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखते हैं जो आता है। सबसे पहले इधर 50, इधर 150, ठीक है। और यहां पर फ्रिक्शन का मैक्सिमम ताकत कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे म्यू इंटू एन। तो 0.2 इंटू 50 तो आ गया 10, है ना। यहाँ 10 रोकने का ताकत। अब तुम बताओ, इधर खींचने वाला है 50 और इधर खींचने वाला है 150, तो ये लेफ्ट साइड की ओर टेंडेंसी रखता है जाने का कि राइट साइड की ओर? किधर? राइट साइड। और कितने के नेट फोर्स से टेंडेंसी रख रहा है राइट साइड में? 90 कि 100? टेंडेंसी कितने के नेट फोर्स है? अब फ्रिक्शन अभी माइनस नहीं करना है, फ्रिक्शन लास्ट में करना है। देखो इधर से 150 से खींच रहा है, इधर 50 से खींच रहा है, तो ये इधर जाना चाहता है 100 के नेट फोर्स से, तो क्या 10 रोक सकता है उसको? नहीं रोकेगा। तो 10 इस साइड लगेगा, पहला चीज, क्योंकि रोक नहीं पाया, फ्रिक्शन मैक्सिमम लग गया। अब इतना पता चल गया कि ये मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो ये इधर, ये इधर, और ये इधर। अब यहाँ स्ट्रिंग एक है कि दो है, ये बताओ। दो है, तो इधर T1, इसमें T1, इसमें T2, इसमें T2, ठीक है। और रहा बात अगर इक्वेशन लिखने का, तो उस पर इक्वेशन लिखेंगे 150 माइनस T1 इज इक्वल टू 15A। इस पे इक्वेशन क्या लिखोगे जरा बताना, डिक्टेट करके हम लिखेंगे, क्या लिखोगे बताओ? 10 बिल्कुल सही, इज इक्वल टू 5। और इस पे लास्ट इक्वेशन T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 5। सबको ऐड मार दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। T1 T1 गया, T2 T2 गया। 150 में 60 गया, तो कितना बचा? 90 इज इक्वल टू, इधर 15 5 20 और 5 25, 25। तो ए का वैल्यू हो गया 90 डिवाइडेड बाई 25। ये किसी का आ रहा है देखो तो। हाँ बस वही चीज। अब जिसको इतना नहीं करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक लाइन में इसको आंसर देना है, कुछ नहीं, क्या सेंस ऐसा ही है देखो तो। अब इस सेंस में खाली एक एक करके देखते जाओ। 150 हेल्प किया, अपोज हेल्प किया, और ये 10 जो है वो हेल्प करेगा कि अपोज करेगा? अपोज करेगा। और 50 भी क्या करेगा? अपोज करेगा। तो 150 में 60 गया सीधा, तो सीधा बोलेंगे नेट फोर्स हो गया 90, और टोटल मास है 25, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 90/25। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी में भी डाल दो, T1 T2 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। बस, तो हो गया। मतलब फ्रिक्शन का तुम आराम से 60-70% चीज सीख गए, कंसेप्ट ही सीख गए पूरा फ्रिक्शन का, किधर लगेगा क्या लगेगा। अब बस इसको ब्रश अप करना है बढ़िया से। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा और अच्छा अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, तो हम लोग के दिमाग में और घुसेगा कि अच्छा फ्रिक्शन ऐसे भी होता है, इधर लगता है, वैसा लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्लास में। ठीक है, एक और क्लास लेंगे हम फ्रिक्शन का, और दो क्लास लेंगे फ्रिक्शन का। ठीक है, उसमें आराम से पूरा पता चल जाएगा कि और हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वगैरह वगैरह। ठीक है। और मैथ्स का जहां तक सवाल है बहुत बच्चों का, ठीक है, हम और कल परसों ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, परसों से ही। ठीक है, एक दिन और थोड़ा सब्र रखो, ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा मैथ्स में। ठीक है, आप अच्छा उपाय ढूंढ दे रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है सबका। हाँ, एकदम नहीं, तुम पहले फोन किया, कोई दिक्कत आया क्या? हाँ तो बस फोन करना, कोई दिक्कत नहीं, जिसको भी कोई दिक्कत है फोन करना आराम से। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। गुड नाइट, थैंक यू।